नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जीएस नेविगेटर में आप सभी का दोबारा मैं स्वागत करता हूं। हमारे यूपी दरोगा के लिए चल रही संविधान की क्लास की सीरीज में आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे अनुच्छेद 29, 30 और 32 में कौन से मौलिक अधिकार हैं। तो अनुच्छेद 28 तक आपको बता दिया गया है, जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार हमें दिए गए हैं उसके बारे में चर्चा हो चुकी है। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कि अनुच्छेद 29, 30 में जो शिक्षा एवं संस्कृति से संबंधित अधिकार हैं और अनुच्छेद 32 में जो हमारे संवैधानिक उपचारों के अधिकार हैं उन पर। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो भैया हमारे पास जो है मौलिक अधिकार 6 प्रकार के हैं। अब हम बात कर रहे हैं 5वें प्रकार के मौलिक अधिकार की, जिसकी चर्चा की गई है 29 और 30 में। तो 29 में जो कहा गया है वो कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं। 6वां प्रकार का कौन सा है, 5वां प्रकार कौन सा मौलिक अधिकार हमारा है? शिक्षा एवं संस्कृति का मौलिक अधिकार। ये 5वां प्रकार का शिक्षा एवं संस्कृति का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 दो अनुच्छेदों में वर्णित है। तो 29 को हम देखेंगे। 29 में कहा जा रहा है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है, अल्पसंख्यक समुदाय है, अल्पसंख्यक समुदाय अपनी भाषा, इसके 2 पार्ट हैं, हम पहला बता दे रहे हैं, पहले 29 का आपको फर्स्ट बता दे रहे हैं। अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचा सकता है, सुरक्षित रख सकता है, को सुरक्षित रख सकता है, ठीक है, या बचा सकता है, संरक्षित करने का अधिकार है। तो अल्पसंख्यक का मतलब माइनॉरिटी। माइनॉरिटी किसे बोलते हैं? माइनॉरिटी उनको बोलते हैं। देखिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 2 ही प्रकार के लोगों को, 2 ही प्रकार के अल्पसंख्यक की चर्चा है। एक है धार्मिक अल्पसंख्यक, एक है भाषाई अल्पसंख्यक। धार्मिक अल्पसंख्यक का मतलब ये होता है कि ऐसा धर्म जिसके बहुत कम जनसंख्या हो, जिसके लोग ही कम हों, उनको बोलते हैं धार्मिक अल्पसंख्यक। जैसे कि जैन, बौद्ध, सिख, इस्लाम के लोग भी हैं, वो कम हैं, ठीक है। हिंदुओं के मुकाबले तो अल्पसंख्यक में आते हैं। हिंदू अल्पसंख्यक नहीं है, क्योंकि हिंदू की संख्या ज़्यादा है इंडिया में, तो बहुसंख्यक में है वो, ठीक है। और एक और होते हैं भाषाई अल्पसंख्यक। मतलब अगर किसी विशेष भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है तो उनको हम भाषाई अल्पसंख्यक कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सिंधी भाषा बोलने लोग कम हैं, ठीक है, तो वो भाषाई अल्पसंख्यक हो सकते हैं, ठीक। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 2 ही प्रकार के अल्पसंख्यकों की चर्चा है, एक भाषाई और एक धार्मिक, ठीक। तो कहा जा रहा है यहाँ जो माइनॉरिटीज हैं वो अपनी भाषा, अपनी लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरी चीज जो है, कहा जा रहा है जितने भी अल्पसंख्यक लोग होते हैं, अल्पसंख्यक, इनको किसी सरकारी शिक्षण संस्थान में इनकी भाषा, इनकी लिपि, इनकी संस्कृति के आधार पर इनको रोका नहीं जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, इनको रोका नहीं जाएगा। इनके प्रवेश में जो है किसी सरकारी संस्थान प्रवेश में नहीं रोका जाएगा, बाधा नहीं डाली जाएगी। अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा, लिपि, संस्कृति को आधार बनाते हुए किसी सरकारी शिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए भेदभाव नहीं किया जाएगा, रोका नहीं जाएगा। तो इसको आप जान लीजिए, ठीक है। 29 का 2 हो गया। अब हम देखते हैं 30 में क्या है। 30 में कह रहा है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं, पहले तो आप लिख लीजिएगा यहाँ, भारत में अल्पसंख्यक 2 प्रकार के माने गए हैं संविधान के द्वारा। एक होते हैं भाषाई और एक होता है धार्मिक, और किसी अन्य प्रकार के अल्पसंख्यक इंडिया में नहीं माने जाते हैं। तो जो भी अल्पसंख्यक लोग हैं ये अपनी इच्छा के अनुसार, अपने मनोनुकूल दशा के लिए, जो इनको समझ में आए, अपनी इच्छा के अनुसार ये शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं, संस्थान की स्थापना कर सकते हैं। अब शिक्षण संस्थान की स्थापना करने का मतलब ये हुआ, कोई भी जो कम्युनिटी है, जो कोई समुदाय है,
अगर वो अल्पसंख्यक है तो वह अपने संस्कृति को बचाने के लिए कोई न कोई इंस्टीट्यूशन जरूर चलाएगा, और उसकी संख्या कम है तो अपने संख्या को बचाए रखने के लिए या अपने वृद्धि विकास के लिए इंस्टीट्यूशन या कॉलेज या जो है स्कूल वगैरह खोल सकता है। वो अथॉरिटी दिया गया है, वो हमें अधिकार दिया गया है, वो अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया गया है। तो ये हमारा 29 और 30 में रहा जो है 2 प्रकार का अधिकार। 29 में अपनी भाषा को, लिपि को, संस्कृति को बचाए रखने का अधिकार अल्पसंख्यकों के पास होता है, और 29 के सेकंड में कहा जा रहा है किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में, स्कूल में जो है ये सब आधार बनाते हुए भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनको रोका नहीं जाएगा एडमिशन में। और 30 में कहा जा रहा है कि जो भी अल्पसंख्यक हैं धार्मिक और भाषाई, वो अपने मनोनुकूल दशा में किसी शिक्षण संस्थान की स्थापना भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे 31 हमारा संपत्ति का अधिकार होता था पहले मौलिक अधिकार, 31 में निरसित हो गया है, उसको नहीं पढ़ना है हमें, तो खत्म हो चुका है संविधान से। तो हम 32 पढ़ेंगे। अब 32 में कहा जा रहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। चलिए हम थोड़ा सा इंक मार्कर में डाल लें, फिर चीजों को बताते हैं आपको। चलिए अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 32 को, ठीक है। अनुच्छेद 32 में जो है हमारे 6वें प्रकार का मौलिक अधिकार है, जिसको बोलते हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार। उपचार मतलब होता है इलाज, उपचार का अधिकार। तो देखिए भैया, बात ऐसी है कि हमारे मौलिक अधिकार बहुत मामलों में छीन लिए जा सकते हैं। ऐसी कंडीशन बन सकती है कि मौलिक अधिकारों का हनन भी होता है। तो मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में हमारे पास कोई तो इलाज उसका होना चाहिए, कोई तो हमारे पास दवा होनी चाहिए जिससे अपने मौलिक अधिकारों को हम बचा सकें। तो मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए रक्षक ये है, अनुच्छेद 32 रक्षक है। वैसे तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक जो होता है, सुरक्षक करने वाला जो होता है, वो होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का रक्षक कहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर है, और ये डॉक्टर के पास पहुंचने की दवा है अनुच्छेद 32। ठीक है भैया, तो चलिए समझते हैं। आप देखिए 32 के माध्यम से 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं, लेख। इन लेखों का नाम जान लीजिए। जब भी हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो 5 प्रकार के लेख सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा जारी किए जा सकते हैं। स्वतः संज्ञान से भी जारी किए जा सकते हैं, और डिमांड पर भी, हमें मांगने पर भी जारी किए जा सकते हैं। तो वो लेख जो होते हैं, उसमें से पहले लेख का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका इंग्लिश में नाम होता है हेबियस कॉर्पस होता है। ठीक है, हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस। ठीक, दूसरा होता है हमारा परमादेश। परमादेश जिसको बोलते हैं मैंडामस। ठीक है, मैंडामस बोलते हैं। ठीक, तीसरा होता है आपका प्रतिषेध। प्रतिषेध, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन, इंग्लिश में कहते हैं प्रोहिबिशन। अगला होता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण को बोलते हैं सर्सियोरॉरिस। इसको लिख दे रहे हैं सर्सियोरॉरिस, सर्सियोरॉरी होता है। ठीक है, अगला होता है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा, इसका मतलब होता है क्यू वारंटो। अब सबका अलग अलग मतलब है। देखिए भैया, इनका मतलब ही तो समझना हमें है। ठीक है, इस हेबियस कॉर्पस का अर्थ होता है हमें शरीर चाहिए, या शरीर प्राप्त करना। शरीर प्राप्त करना, प्राप्त करना। देखिए बहुत बड़ी बात ये सब है, थोड़ा सा समझिएगा। अगर ये रिट लेख जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ना हो तो हमारे अनुच्छेद 21 भी छीने जा सकते हैं, जिसमें कि जीवन के अधिकार का उल्लंघन विवरण है। ठीक है, देखिए भैया,
अगर पुलिस के द्वारा किसी व्यक्ति को जबरन, मतलब अगर उसका अपराध सिद्ध नहीं हुआ है और उसके अपराध सिद्ध होने के पहले ही किसी व्यक्ति को असंवैधानिक तरीके से पुलिस घसीटते हुए बंदी बना ले, तो उसके जीवन के अधिकार का उल्लंघन होता है, गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का उल्लंघन माना जाता है। और ऐसी स्थिति में जब उसके गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का उल्लंघन होता है, तो थाने में अगर किसी व्यक्ति को बंद कर दिया गया है, तो थाने में बंद व्यक्ति अपने को छुड़वाने के लिए, जल्दी से छुड़वाने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट की डिमांड कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट से कर सकता है या हाई कोर्ट से भी कर सकता है। ठीक है, तो जो जिस व्यक्ति को असंवैधानिक तरीके से, मतलब मारते पीटते हुए, घसीटते हुए, जीप में, पुलिस की जीप में रस्सा बांध के उस कैदी को घसीटते हुए सड़क पर इस तरीके से, या फिर बहुत बहुत ही गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से पुलिस के द्वारा अगर बंदी बना लिया जाए, तो इसकी इस रिट की मांग की जा सकती है। और व्यक्ति को छुड़वाने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट लिख जारी करेगा उस थाने में, उस अधिकारी के, उस पदासीन व्यक्ति के खिलाफ जो उसको कैद किया रहेगा। तो उससे ये बोला जाएगा कि उसका शरीर चाहिए, मतलब उसको कोर्ट के सामने पेश करो, जल्दी से जल्दी कैदी को कोर्ट के सामने पेश कीजिए, क्योंकि आपका काम नहीं है जो आप कर रहे हो इस तरीके से। तो फिर वहाँ मामले की सुनवाई हो जाएगी। तो अगर पुलिस दरोगा गलत रहेंगे तो पुलिस दरोगा पट्टा लगेगा, कैदी गलत रहेगा तो कैदी को फिर आगे रखा जाए, कस्टडी में रखा जाएगा, जो भी होगा। ठीक है, तो ये तब होता है जब किसी व्यक्ति को बहुत गलत तरीके से बंदी बना लिया जाए, तो डिमांड करने पर जारी करता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ठीक है, अगला होता है परमादेश। परमादेश का मतलब होता है कि परम आदेश। तो यहाँ पर जब कोई लोक अधिकारी, ये लोक अधिकारी के विरुद्ध ही होता है, प्राइवेट किसी काम व्यक्ति के खिलाफ नहीं होता है, ये लोक अधिकारी के विरुद्ध खाली होता है। लोक अधिकारी के विरुद्ध मतलब सरकारी अधिकारी, जैसे कि एसडीएम हो गए, डीएम हो गए, ठीक है, एसआई हो गए, पुलिस में सिपाही हो गए, ये सब लोक अधिकारी हैं। ठीक, तो जो सरकारी लोग हैं, अगर वो अपने पद पर रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करें, उनको पद पर रहते हुए जिस तरीके का काम करना चाहिए था वो उस तरीके का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि इधर उधर टाइम पास कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ परमादेश का रिट जारी हो सकता है। उनको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट फटकार लगा सकती है कि आप अपने पद पर रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, सही से करिए, अन्यथा आपको सस्पेंड भी किया जा सकता है। तो इसको बोलते हैं परमादेश। ये लोक अधिकारियों के खिलाफ जारी होता है ना, सरकारी लोगों के खिलाफ जारी होता है, लेकिन इसके अपवाद हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल। ये संवैधानिक पद ऐसे हैं, दो संवैधानिक पद, राष्ट्रपति और राज्यपाल, इनके खिलाफ जारी नहीं किया जाता है। यह संवैधानिक पद है, गरिमापूर्ण पद है, इसलिए इनके खिलाफ जारी नहीं होता है परमादेश। ठीक है, दूसरा अगला है प्रतिषेध। अब देखिए, प्रतिषेध और उत्प्रेषण है, ये दो ऐसे रिट होते हैं जो न्यायिक रिट हैं। न्यायिक रिट मतलब जो न्यायालय से संबंधित है। न्यायिक का मतलब न्यायालय से संबंधित है, न्यायालय से संबंधित है, कोर्ट से संबंधित है। अब बात समझिए, जिले में जो होते हैं उनको बोलते हैं अधीनस्थ न्यायालय बोलते हैं। जो राज्य की राजधानी में होते हैं लगभग उनको बोलते हैं हम हाई कोर्ट, और जो दिल्ली में है उसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो सबकी अधिकारिता अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि किसी विषय पर कोई भी कोर्ट जजमेंट दे देगा अपना। तो जिला न्यायालयों की अपनी अलग अधिकारिता है, उनका अलग विषय है, उनकी क्षेत्र सीमा अलग है, उनका अधिकार क्षेत्र अलग है, हाई कोर्ट का अलग है, सुप्रीम कोर्ट का अलग है। तो ये दोनों जो है प्रतिषेध और उत्प्रेषण न्यायिक रिट हैं। अब प्रतिषेध का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि जब कोई अधीनस्थ न्यायालय मतलब छोटा न्यायालय किसी ऐसे मुद्दे पर निर्णय देने का प्रयास कर रहा हो जो मुद्दा उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो, मतलब उसके अंडर में आता ही ना हो, और उस पर जजमेंट देने से पब्लिक ऑर्डर मतलब लोक व्यवस्था खराब हो सकती हो, दंगा भड़क सकता हो, तो ऐसे मुद्दे पर निर्णय देने से छोटे न्यायालयों को रोक दिया जाता है कि भाई ये तुम्हारा काम नहीं है, हाँ तो हमारा काम है। हाई कोर्ट, अगर मान लीजिए हम हाई कोर्ट हैं और छोटा न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय जिले का न्यायालय, उस पर जैसे पहले अब तो क्लियर हो गया, राम जन्मभूमि का मैटर था, तो ये तो छोटे न्यायालयों के अंडर में आता नहीं था, वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का मामला हो गया था। तो अगर जिले का न्यायालय कोई जिस पर जजमेंट देने की कोशिश करे तो पब्लिक ऑर्डर भी, दंगा फसाद भी हो सकता था निर्णय के बाद, और वो उनके अधिकार क्षेत्र में आता भी नहीं था। ठीक है, तो ऐसे बड़े बड़े मामलों पर जो अधीनस्थ न्यायालय के अंडर में नहीं आते हैं, जिला न्यायालय के अंडर में नहीं आते हैं, उनको उस पर जजमेंट देने का जब प्रयास करते हैं रोक दिया जाता है, प्रतिषेध, रोक लगा दो। ठीक है, कि मतलब भाई ना करो। तो न्यायिक त्रुटि होने से पहले, यहाँ इसका इंग्लिश होता है प्रोहिबिशन, यहाँ पर न्यायिक त्रुटि होने से पहले ही जारी किया जाता है, भाई तुम क्या कर रहे हो, ये तुम्हारा काम ही नहीं है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पहले से ही रोक लगा देगा कि भाई आपका काम ही नहीं है, ये मेरा काम है, हम करेंगे इसको।
ठीक है, आपका जो क्षेत्र है उसी क्षेत्र में रह के काम करिए, ठीक, बड़े बड़े चीज़ों को मत देखिए आप, ठीक। दूसरा होता है यहाँ पर न्यायिक त्रुटि हुई नहीं होती है, न्यायिक त्रुटि होने से पहले ही जारी किया जाता है। भाई न्यायिक त्रुटि तब होगी, न्यायिक त्रुटि तो तब मानी जाएगी जब वो ऐसे अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर के मुद्दे पर जजमेंट दे दें, देने से पहले मना कर दिया गया तो फिर त्रुटि हुई नहीं, बच गई, ठीक है। दूसरा यहाँ उत्प्रेषण होता है, यहाँ पर न्यायिक त्रुटि हो जाती है। अब वही बात अगर रोक न मिले, अगर किसी ऐसे मुद्दे पर अधीनस्थ न्यायालय जजमेंट दे दे जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो, तो बोलते हैं उत्प्रेषण। तो उत्प्रेषण रिट आएगा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से, भाई तुम ये गलत किए, ठीक है, या कोई ऐसा जजमेंट दे दें जो जिसमें त्रुटि हो, तो उस त्रुटि को सुधारने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा उत्प्रेषण। तो उनके जजमेंट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को पलट देंगे, सुधार देंगे, उसी को बोलते हैं उत्प्रेषण। तो यहाँ न्यायिक त्रुटि हो चुकी होती है, त्रुटि को सुधारने के लिए ये उत्प्रेषण जारी किया जाता है। दोनों न्यायिक रिट हैं, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। अगला होता है अधिकार परीक्षा, मतलब होता है जब कोई निजी व्यक्ति किसी सरकारी पद को बिना योग्यता के धारण कर लेता है, जैसे कोई दरोगा की वर्दी पहन ले या कोई जो है डीएसपी की वर्दी पहन ले, आईपीएस की वर्दी पहन ले। हमेशा सुनते रहते होंगे आप लोग, फर्जी आईपीएस, फर्जी दरोगा, ठीक है, फर्जी जिलाधिकारी बन के घूम रहे लोग, ठीक। तो जब कोई निजी व्यक्ति किसी सरकारी पद को बगैर योग्यता के धारण कर ले, तो उससे न्यायालय पूछता है कि भाई आपका क्या अधिकार है, किस अधिकार से। अधिकार परीक्षा का मतलब यहाँ इसका अर्थ होता है किस अधिकार से, किस अधिकार से, इसका जो है अर्थ हो जाएगा किस अधिकार से, मतलब आपने किस अधिकार से इस पद को धारण किया, तो इसका मतलब होता है अधिकार परीक्षा, ठीक है। तो आशा करते हैं और सभी को चीजें समझ में आ गई होंगी। आप 2-3 बातें और समझिएगा, मैं बता दे रहा हूँ, चीजों को नोट करिएगा। कभी कभी पूछा जाता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रिट अधिकारिता में अंतर, मतलब सबसे ज्यादा रिट कौन जारी कर सकता है। तो भैया अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है और हाई कोर्ट 226 के तहत रिट जारी करता है, 226 के तहत है। सुप्रीम कोर्ट जो आपका है, सुप्रीम कोर्ट और ये हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकार पर रिट जारी करता है, केवल मौलिक अधिकार पर, और जबकि आपका हाई कोर्ट ये मौलिक अधिकार के साथ साथ, मौलिक अधिकार के साथ साथ अन्य मामलों पर भी रिट जारी करता है। तो इस प्रकार से इसके रिट अधिकारिता ज्यादा हो गई, क्योंकि मौलिक अधिकार पर तो कर ही रहा है ये, साथ साथ अन्य मामलों पर भी कर रहा है, और ये केवल मौलिक अधिकार पर ही जारी करते हैं। तो इस प्रकार हाई कोर्ट की रिट अधिकारिता ज्यादा है सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन मौलिक अधिकारों का आपको संरक्षक अगर बोला जाएगा, पूछा जाए कौन है, तो मौलिक अधिकार का संरक्षक होता है सुप्रीम कोर्ट। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, मौलिक अधिकार का रक्षक, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा होता है और सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान के मामले से भी, स्वतः संज्ञान में लेकर के भी, एक होता है सो मोटू, स्वतः संज्ञान में लेना, तो अपने आप भी बिना आपके अपील के भी सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई दे सकता है, एडवाइजरी जारी कर सकता है, यहाँ अगर ऐसा हो रहा तो गलत हो रहा है, इसको ना होने पाए, ठीक है। तो ये चीज। दूसरी चीज, एक अनुच्छेद और नोट कर लीजिएगा, अनुच्छेद 139 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट तो केवल मौलिक अधिकार पर जारी कर रहा है, अगर संसद 139 कर रहा है, अगर संसद विधि बना करके प्रावधान करे तो सुप्रीम कोर्ट भी मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य पर भी रिट जारी कर पाएगा। तो आशा करते हैं आप सभी को इतनी चीजें समझ में आ गए होंगे। इसी क्लास के साथ हमारे मौलिक अधिकार का चैप्टर खत्म हो जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डीपीएसपी। हम लोग 32 पढ़ लिए, 33, 34, 35 में बहुत जरूरी चीजें नहीं है, मैं अगली क्लास में बता दूंगा कि 33, 34, 35 में क्या है, ठीक है। तो हमारा मौलिक अधिकार लगभग खत्म, और आगे हम लोग पढ़ेंगे डीपीएसपी भाग 4, ठीक है, फिर भाग 4 का पढ़ेंगे, फिर भाग 5 पढ़ेंगे, इस तरीके की चीज़ों को सीखते चलेंगे। तो अगर आपको चीज़ें समझ में बेहतर तरीके से आ रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चीज़ों को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।